नमस्कार दोस्तों। मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पीजीटी 2005 के प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 2005 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियोगी हरि को। प्रश्न 2 है उड्डयनम। उड्डयनम एक शब्द है और इसमें पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? तो इसका हो जाएगा उद धन डयनम। देखिए, उद धन डयनम भी होगा और उत अगर त के नीचे हलंत रहता तो यह भी सही हो जाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उद धन डयनम। प्रश्न 3 है अदस। अदस मीन्स होता है वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन। बहुवचन में रूप होगा अदस का, तो इसका रूप हो जाएगा अमुभ्यः। स्त्रीलिंग और पंचमी विभक्ति बहुवचन में होगा अमुभ्यः। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका हो जाएगा वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। प्रश्न है कि वकील। वकील किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा कि अरबी भाषा का शब्द है वकील। प्रश्न है कि सट्टक है। सट्टक क्या है? तो सट्टक एक प्रकार का नाटक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक प्रकार का नाटक। अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडल बसे। आत्मकथा है ये, और ये आत्मकथा किसका है? तो इसका सही जवाब है मैत्रेयी पुष्पा का है। प्रश्न 8 है कृष्णा सोवती द्वारा लिखित संस्मरण कीर्ति है, तो कौन सा है कृष्णा सोवती का? तो हम हशमत भाग 2 ये कृष्णा सोवती का संस्मरण है। प्रश्न 9 है निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? तो इसके शब्दिता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न 10 है 10 प्रश्न में एक शब्द दिया है अलंकेश। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, किसका है? तो ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 11 है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है, तो अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। प्रश्न है नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो लंग लकार भी हो मध्यम पुरुष एक वचन, तो अनयः हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कीर्ति के कितने भाग हैं? ठीक है, तो इसके 3 भाग हैं। अगर प्रश्न पूछेगा कि निराला की साहित्य साधना किसका है, तो ये रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा का है। और कितने भागों में है? तो 3 भागों में है। प्रश्न है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तुमुन का, तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जो है हमेशा के लिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है संस्कार। संस्कार एक शब्द दिया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार में। प्रश्न है कि गांव के चारों ओर जल है। उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? गांव के चारों ओर जल है, तो इसका सही हो जाएगा ग्रामम परितः जलम अस्ति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुधन आगतम स्वागतम। सुधन आगतम स्वागतम बना है, तो इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होता है? तो इको यणचि सूत्र लागू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इको यणचि। अगला प्रश्न है इस्तोह इश्चुना इश्चु। इस्तोह इश्चुना इश्चु सूत्र के अनुसार इश्चुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो इसमें जो है रामस चिनौती हो जाएगा, तो यही सही भी है। प्रश्न 19 है कि आचार्य भरत मुनि के बाद, किसके बाद? भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उसके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे हमें क्रम लगाना है, तो पहले हो जाएंगे भट्ट लोलट, इनके बाद भट्ट शंकु, फिर भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, तो यही सही है। प्रश्न है कि माँ के सूची उपकारों का
जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रश्न है कि मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। इसमें करुण रस होगा, शांत रस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करुणा का भाव झलक रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर करुण रस हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रश्न 22 है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन सत्य देखना है। तो ए है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, या लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, या फिर ऑप्शन 3 है कि अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, या 4 है कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4। प्रश्न 23 को देखते हैं। प्रश्न 23 है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो देखिए इसमें जो है 14 मात्राओं पर यति है, और कुल कितना है 28 मात्रा वाला है, और ये मात्रिक छंद है। तो इसका यही वाला सही होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न है कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बरबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। तो इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित है? तो यहाँ पे काव्य गुण बताना है। तो इन पंक्तियों में जो है ओज काव्य गुण है, ओज। प्रश्न 25 है कि कंकड़ क्वणित रनित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं, आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त पंक्तियों में जो है कौन सा काव्य दोष लक्षित है, यही बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वचन दोष है। प्रश्न 26 है निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? तो ये हबीब तनवीर की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघु त्रयी में नहीं है? तो कुमेर कुमार संभवम भी है, मेघदूत है और रघुवंशम भी है, लेकिन जो ये ऋतु संहार है ये नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋतु संहार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? और दोस्तों सेम यही प्रश्न, इसमें कोई अंतर भी नहीं है, सेम यही प्रश्न 2021 टीजीटी में पूछा गया था, और न जाने कितने लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया था। तो गलत होने का यही कारण है कि हम लोग पीवाईक्यू अच्छे से नहीं हल करते हैं। जितने भी प्रश्न पत्र पूछे जा चुके हैं उस पर हमारी अच्छी कमान होनी चाहिए, वो हमारे एकदम जुबान पे याद हो, तभी वो चीज़ें गलत नहीं होगी। देखिए जो पहले प्रश्न पूछा जा चुका है अगर वो गलत होगा तो फिर तो हम माइनस में ही जाएंगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो प्रश्न पूछा जा चुका है पीवाईक्यू के प्रश्न हैं ये सब गलत ना हो, और आसान प्रश्न भी गलत ना हो। और सेम यही प्रश्न था जो 2021 में पूछा गया था कि कालिदास से पूर्ववर्ती कौन है? तो ये हैं भास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। एक श्लोक भी आता है, उपमा कालिदासस्य दंडी पदलालित्य और अर्थ गौरव भारवी, और एक है ये त्रयोगुणा माघे संति त्रयोगुणा, मतलब तीनों गुण माघ में होता है। उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य वाला तीनों गुण माघ में होता है। और अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते हैं, उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं,
और पदलालित्य के लिए दंडे जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है बभूव धातु रूप किस लकार का है? बभूव धातु रूप किस लकार का है? तो ये लिट लकार का है। अगला प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो ये है प्रादयः सूत्र। अगला प्रश्न है विश्रवे का संधि विच्छेद है, तो देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टीजीटी में। विश्रवे का पूछा था या गुरवे का, अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन दोनों का तो एक ही है। तो इसका सही हो जाएगा विश्रोधन ए, विश्रोधन ए विश्रवे का सही संधि विच्छेद है। 34 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए हम लोग मिलाते हैं। कालिदास का क्या है? मेघदूतम कालिदास का है। भास का क्या है? स्वप्नवास दत्तम है। मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। 35 नंबर का प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो काव्यादर्श जो है दंडी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो देखते हैं कि कौन सा नहीं है। कुमार संभवम भी कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, लेकिन जो उत्तर रामचरितमानस है यह कालिदास का नहीं है। तो ये किसका है? तो ये जो है भवभूति का है, भवभूति का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पीतरव शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? पीतरव का समास विग्रह, तो इसका हो जाएगा माता च पिता च। प्रश्न है कि लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो लोट लकार का प्रयोग जो है हमेशा आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है। 39 नंबर का प्रश्न है कि अस्मभ्यम शब्द रूप है, तो अस्मभ्यम जो शब्द रूप है वो अस्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपठाम। अपठाम जो है पठ धातु के लंग लकार का और उत्तम पुरुष के जो है बहुवचन का रूप है अपठताम। अगला प्रश्न है कि मत्याम शब्द रूप है, तो मत्याम जो है मति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है मत्याम। प्रश्न है मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का शब्द है? क्या ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर शब्द है? तो जो मुकुट है यह तत्सम शब्द है। कैसा है? तो तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुट तत्सम शब्द है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका जो है बिहार राज्य की बोली है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? तो अवधी में भी मिलता है त्रिलोचन की कविताएं। अगला प्रश्न है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ये है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। तो इन तीनों में जो है ने का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिशासी। अधिशासी जो है शुद्ध शब्द है। प्रश्न है कि युधिष्ठिरः में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिरः में जो है अलुक समास है। कवि का स्त्रीलिंग बताना है, तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री, कवयित्री। प्रश्न है ऋषि का स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका हो जाएगा ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है। प्रश्न है कि जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? तो उसे पूजनीय कहा जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है पूज्यनीय, जो पूजा के योग्य हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पे अशुद्ध बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भिज्ञ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन 3 और 4 जो है ये पूर्ण विराम है, 2 जो है अर्ध विराम है। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है। यहाँ पे अधूरी पूछा है, तो बाल रामायण होगा या काव्य मीमांसा या कर्पूर मंजरी या विद्वशाल भंजिका। तो देखिए इसमें जो है ये बाल रामायण जो है ये राजशेखर का नहीं है, राजशेखर का है 1 मिनट, बाल भारत है, बाल भारत। और यही बाल भारत जो है इनकी अधूरी रचना है। तो आप लोग बना लीजिएगा बाल रामायण की जगह बाल भारत, और ये अधूरी रचना है राजशेखर का। अगला प्रश्न है कि सत्य अर्थे पृथगर्थायाः स्वरज्वयन् सहन्ते क्रमेण तेन वा वृत्त्यर्मकं विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरज्वयन् संहते क्रमेण तेने वा वितिर्यमक विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो ये परिभाषा जो है विश्वनाथ ने दी है। प्रश्न 56 है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो है वचन 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? और ये खूब पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिला है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही जो है पुल्लिंग है, दही खट्टा होता है, ना कि दही खट्टी होती है। तो अगर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि दही में कौन सा लिंग है। तो दही में पुल्लिंग है। प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? यहाँ पे सही बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्योत्सना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ज्योत्सना में जो है आधा त भी रहेगा और आधा स भी रहेगा। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ज्योत्सना सही है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? यहाँ भी सही पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सन्यासी। देखिए सन्यासी लिखेंगे तो सन्यासी स के ऊपर बिंदु भी रहता है और आधा न भी रहेगा। अगला प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम बताना है। तो कृतज्ञ का विलोम जो है कृतघ्न होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जलद भी है, बादल का, नीरद भी है, मेघ भी है, लेकिन जो क्या कहते हैं वारिधि है यह जल का पर्यायवाची नहीं है। तो वारिधि किसका पर्यायवाची है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का। प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि बैल और बकरी घास चरते हैं। प्रश्न 63 का हो जाएगा सही, जो है बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसमें मिश्र वाक्य है। कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है विश्वनाथ का है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम है। शिशुपाल वध किसका है? तो ये माघ का है, शिशुपाल वध माघ का है। कुमार संभवम जो है कालिदास का है, कालिदास का है। और नैषधीय चैतन्य जो है श्रीहर्ष का है। मुद्रा राक्षस नाटक है और इस नाटक का रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त है। प्रश्न है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो यहाँ पे एक शब्द दिया है प्रसन्नता और इसमें पूछ रहा है कि ध्वनि कौन सी है? तो इसमें जो है युग्मक ध्वनि है। युग्मक ध्वनि कहाँ पर होती है? जहाँ समान व्यंजन या वर्ण हो, जहाँ समान वर्ण हो, जैसे न और पूरा न दिया है, ये समान है, तो यहाँ पे जो है युग्मक ध्वनि हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृत्यु। अयोगवाह कहा जाता है, किसे अयोगवाह कहा जाता है? तो विसर्ग को जो है अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, ये विसर्ग
हैं और इसको जो है अयोगवाह कहते हैं। अंग और अ दोनों रहता है साथ में, तो अंग और अ दोनों को जो है विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ है। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन है। तो रवि भी है, भास्कर भी है और हंस भी होता है सूर्य का पर्यायवाची। लेकिन एक ऑप्शन है जो सारंग है, यह क्या कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है। 73 प्रश्न है कि अंतरंग का सही विलोम बताना है। तो अंतरंग का जो है विलोम हो जाएगा बहिरंग। प्रश्न है कि शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। देखिए पर्यंत और पर्यंक, तो पर्यंत मतलब क्या होता है, तक। पर्यंक मतलब होता है पलंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, पर्यंत और पर्यंत और पर्यंक। अगला प्रश्न है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मीत, यह कथन किसका है। तो यह कथन केशव दास का है। प्रश्न 76 है कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। तो जो आचार्य देव हैं छल को जो है हिंदी में, आचार्य देव हिंदी में छल को 34वां संचारी भाव माने हैं। और आप लोग बताइएगा कि छल को जो है 34वां संचारी भाव संस्कृत में किसने माना है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि छल नामक जो है संचारी भाव को संस्कृत में किसने माना है। अगला प्रश्न है कि एको रस करुणेव किस कवि की उक्ति है। एको रस करुणेव किस कवि की कीर्ति है। तो ये है भवभूति का। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे अलंकार पूछ रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें रूपक अलंकार है। और जैसा कि हम लोग एग्जाम बूस्टर का जो सीरीज चलाए थे उसमें अलंकार को भी देखे हैं, वहाँ पर भी जाकर के आप लोग अलंकार की सभी वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं विगत परीक्षाओं में, वहाँ आप लोग एग्जाम बूस्टर वाली वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है। देखिए यहाँ पे शब्द शक्ति पूछा है, तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगा कि सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, तो व्यंजना है। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया था। किसको, हिंदी को क्या बनने का निर्णय लिया गया था। तो राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया था। तो वह तिथि कौन सा है। तो 14 सितंबर 1949 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 14 सितंबर 1949। देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, कितने वर्ण है ये प्रश्न पूछा है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है और अब एक और नया वर्ण आया है विशिष्ट व्यंजन। अभी इसको जोड़ा नहीं गया है, तो अभी तक तो 52 ही वर्ण है, लेकिन देखिए इसको कब जोड़ा जाता है। प्रश्न है कि संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है। क्या संकर शब्द का अर्थ तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी शब्द है, या फिर जो है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो यही सही उत्तर है कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे हो गया एक शब्द ले लीजिए दुकान और एक शब्द ले लीजिए दार, तो दो शब्द है दुकान और दार, तो दोनों से मिलकर के जो बना है ये संकर शब्द है। प्रश्न है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से जो सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या है, तो संस्कृत से आए हुए जो परिवर्तित करके संस्कृत से आए हुए शब्द हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं कि जो दो भाषाओं के योग से बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो क्या संभवतः 1275 से संभवतः 1700 है, या 1275 से 1800 है, या 1375 से संभवतः 1850 है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सभी ऑप्शन गलत हैं। भक्ति काल की समय सीमा इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। तो ये जो जायसी हैं वो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न है कि पद्मावत किसके रचनाकार का नाम है।
पद्मावत मतलब किसका है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का है। अगला प्रश्न है कि रसापकर्षकाः दोषाः उक्ति किस आचार्य की है, तो यह उक्ति जो है मम्मट की है। प्रश्न है कि किरति भनीति भूति भल सोई सुर सरि सम सब कह हित होई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है, तो ये उपर्युक्त पंक्तियों में जो है तुलसीदास ने लोक मंगल की भावना को महत्व दिया है। प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दलपुर इनके। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, किस संप्रदाय से, तो रीति संप्रदाय से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा काव्य अलंकार सुप्तवृत्ति। और ये है किसका, तो ये वामन का है, वामन का है। और काव्य अलंकार किसका है, तो ये भामह का है, भामह का है। और काव्यादर्श जो है ये दंडी का है। प्रश्न है कि घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी किस प्रकार का छंद है, तो ये वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुण होते हैं, कितने गुण माने हैं आचार्य भरत मुनि ने, तो इन्होंने 10 गुण माना है। अगला प्रश्न है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है, तो ये संचारी भाव से है। अगला प्रश्न है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा ये हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अगर इसी में जो है पूछता कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाता, तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाता। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो बघेली बोली का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, बोली आती है, तो एक है अवधी, दूसरा बघेली तो दिया ही है, और तीसरा है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसको हम ABC करके भी याद कर सकते हैं। रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है, तो रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द है। कैसे बना है, रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है। तो दोनों से मिलकर के दो जो है शब्दों से मिलकर के रेलगाड़ी शब्द बना है, इसलिए इसे संकर शब्द कहेंगे। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक का नाम बताना है, कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, तो इसकी विधा जो है यात्रा वृत्तांत है ये। और ये किसकी रचना है, तो ये अज्ञेय की है, ये अज्ञेय की यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न है कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, तो इसमें से जीवनी परक उपन्यास जो है खंजन नयन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 खंजन नयन। अब प्रश्न ये है कि खंजन नयन किसका है, तो खंजन नयन जो है अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और जो ये खंजन नयन है ये किसके ऊपर लिखे हैं अमृतलाल, क्योंकि ये तो बताए हैं कि जीवनी परक उपन्यास है, तो ये किसके जीवन पर लिखा गया है, तो ये सूरदास के जीवन पर लिखा गया है खंजन नयन, सूरदास के जीवन पर। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा का है, वृंदावन लाल वर्मा का है, कली कथा बाया बाईपास जो है अलका सरावगी का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खंजन नयन। अगला प्रश्न है कसाईवाड़ा, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है। पहले तो ये ध्यान रखें कि कसाईवाड़ा किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है, किसकी है, तो शिवमूर्ति की है। प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लिए कहे हैं, तो रहीम और रसखान के लिए कहे हैं, रसखान के लिए। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयुक्ता कौन है। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में देखे भी गए हैं कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयुक्ता कौन है, तो इसके प्रयुक्ता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं।
अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये कहने में तो देखने में कहने में तो छोटा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न अक्सर गलती हम लोग कर बैठते हैं परीक्षा हॉल में, क्योंकि कभी पूछता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास। ठीक है, तो इसको ध्यान से, अपभ्रंश का भवभूति भी बोलता है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा हॉल में जो है आपसे गलती ना हो। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहते हैं। और भवभूति किसको कहते हैं? तो भवभूति पुष्पदंत को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्वयंभू। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो ये नामकरण से भी एक प्रश्न तो अनिवार्य है पूछना, तो आप लोग नामकरण का जो है सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि गलत ना हो, क्योंकि ये सब आसान प्रश्न है। और आसान कठिन प्रश्न क्या होते हैं? जो हमें आ रहा है वो आसान है, जो नहीं आ रहा है वो कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और दोस्तों, इस समय कोई नया बुक पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना हो सके जो हमारे नोट्स हैं या पुरानी पुस्तक कोई हो गई जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, बस उसी का रिवीजन करते रहिए आप लोग। नया चीज़ मत देखिएगा, जो हो गया सो हो गया, जितना पढ़ लिए वो पढ़ लिए, अब नया चीज़ हमें नहीं देखनी है, हमें बस रिवीजन करना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये है चंद्रवरदाई का। प्रश्न 109 है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रस था वही वीर रस। वीर भी है और श्रृंगार भी है, लेकिन वीर जो है मुख्य रस है और श्रृंगार गौण रस है। कि कहाँ पे? तो आदिकालीन साहित्य में। अगला प्रश्न है कि कवि जगनिक की रचना का नाम है? तो कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? तो इसका आलखंड नाम है। और इसका परमाल रासो नाम कौन रखा था? परमाल रासो, तो ये श्याम सुंदर दास ने रखा था, श्याम सुंदर दास। और ये मृगावती किसकी है? तो कुतुबन की मृगावती है, कुतुबन की मृगावती है। पद्मावती समय जो है पृथ्वीराज रासो का एक खंड है। और खुमान रासो किसका है? तो दलपति का है। किसका है? दलपति। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल जो है डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे कहाँ के थे? जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए जो है इनको जायसी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और यहीं से एक प्रश्न पूछा था कि जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने सुझाया था? तो वहाँ पे जो है सब लोग गलतियाँ कर बैठे थे, तो वहाँ पे सही उत्तर होता है कि शुक्ल जी कहे थे। शुक्ल जी ने सुझाया था श्रृंगार काल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल रख दिया था। तो यहाँ से दो प्रश्न बनता है, सुझाया किसने? तो शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रखा किसने? तो विश्वनाथ ने। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में अच्छे से रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 114 प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में क्या हो गया? अमर हो गया। तो वह कवि कौन है? तो वो कवि हैं बिहारी। इनकी एक ही रचना मिलती है, बिहारी सतसई, और उसको लिखते ही ये जो है अमर हो गए हिंदी साहित्य में। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशव दास को कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो जो द्विवेदी युग का नामकरण है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, वह नाम कौन सा है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से जाना जाता है। और गद्य काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, आचार्य शुक्ल ने। अगला प्रश्न संख्या 118 है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो छायावाद का पूर्वाभास जो है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है?
तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक या हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से निकलती थी और ये कैसी पत्रिका थी, मासिक थी या साप्ताहिक थी। देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है, क्योंकि परीक्षा के अब तो बहुत ही नज़दीक हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये सिंदूर की होली नहीं है। बाकी जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये सभी जो हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक है। और जो सिंदूर की होली है ये नहीं है। तो ये किसका है? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। प्रश्न 122 है कि उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बताना है। तो उसने कहा था जो कहानी है इसका मुख्य पात्र हैं लहना सिंह। और ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। और ये कहानी जो है किस पत्रिका में निकली थी? तो ये सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी भी हैं, लेकिन जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं ये नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप कैसा है? तो जो करुणालय है इनका ये जो है गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो काशी का से इसमें भी काशी का संबंध है इस रचना से। गली आगे मूर्ति है इसमें भी है। झीनी झीनी बीनी चदरिया इसमें भी जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। और इसमें जो है बनारस के बुनकरों के जीवन के बारे में बताया गया है। गली आगे मूर्ति है इसमें भी काशी का वर्णन हुआ है। और काशी का अस्सी में भी काशी का वर्णन मिलता है। लेकिन जो काशी ये अब प्रश्न जो है 4 का है जो अलग अलग बैतरणी, इसमें जो है काशी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो प्रश्न ये है कि इस रचना में किस गांव का उल्लेख है? तो इस रचना में जो है कुरैता गांव का वर्णन मिलता है। ठीक है। और दोस्तों ये रहा 125 प्रश्न 2005 के पीजीटी 2005 का प्रश्न पत्र है, जिसका हम लोग अच्छे से प्रश्नों को देखे हैं और समझे हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि जब भी परीक्षा हाल में बैठिएगा तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। और आसान अगर प्रश्न है उसको भी 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, तभी सही का निशान लगाइएगा और अच्छे से गोला भी भरिएगा। और शांत मन से परीक्षा अच्छे से हल कीजिएगा प्रश्न को। और दोस्तों इसी के साथ अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।